हम पढ़ रहे हैं आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपका चल रहा है 7th चैप्टर। तो 7th चैप्टर में आपकी 2 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है और ये आपकी 3rd वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो का आपका पार्ट है 3rd, ठीक है, 3rd पार्ट है वीडियो का। 7th चैप्टर आपका चल रहा है जिसमें हम पढ़ रहे थे एल्गी के बारे में, ठीक है। स्टार्टिंग हमने एल्गी से की थी। फर्स्टली हमने पहले क्या किया था, इसमें चैप्टर में हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट किंगडम से स्टार्ट किया तो हमने प्लांट किंगडम को पहले क्लासिफाई किया, ठीक है, उसको वर्गीकृत किया, अलग अलग वर्गों में हमने उसको क्लासिफाई किया, उसका वर्गीकरण किया। तो ठीक है, जो प्लांट किंगडम है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक को एल्गी में किया था और दूसरा एम्ब्रियोफाइटा में किया था। फिर फर्दर वो अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में उनको हमने क्लासिफाई किया। तो उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हमने एल्गी के बारे में जाना। एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या उसका इंट्रोडक्शन होता है, एल्गी कहाँ पाए जाते हैं, इस तरीके से हमने जाना, ठीक है। वो जानने के बाद अब हम चलते हैं आगे इसमें, ठीक है। जैसे कि आपका चैप्टर चल रहा है प्लांट किंगडम, पौधों के प्रमुख लक्षण एवं प्रमुख समूह में वर्गीकरण, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेन ग्रुप्स, ठीक है। तो चैप्टर 7 चलिए, शैवाल के विशेष लक्षण, साइलेंट फीचर्स ऑफ एल्गी, ठीक है। शैवाल के विशेष लक्षण एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ एल्गी। एल्गी के हम कुछ विशेष लक्षण जानेंगे। नॉर्मली अभी हमने जो आपकी सेकंड वीडियो थी उसमें हमने एल्गी के बारे में जाना, एल्गी क्या होती है, ठीक है, कहाँ मिलती है, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब हमने आपको सेकंड वीडियो में जाना था। फर्स्ट में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पूरा पढ़ा, देन हमने एल्गी से हमने स्टार्ट करी है। तो एल्गी में हमने एल्गी के बारे में जाना, क्या शैवाल होती है, कुछ उसके क्या फीचर्स होते हैं। तो अब हम कुछ विशेष लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं एल्गी के, ठीक है। वहां तो वो सारे लक्षण नहीं हो, कुछ मेन कैरेक्टर्स है नॉर्मली जो हमें पता होना चाहिए, देन अब कुछ उसके विशेष लक्षण है एल्गी के, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, वो लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो शैवाल है, शैवाल क्या है, एक सरलतम संरचना है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने जाना आपकी सेकंड वीडियो में, शैवाल एक सरलतम संरचना है, ठीक है। शैवाल जो होती है एक सरलतम संरचना होती है, ठीक है, जो क्या है, जलीय फैलाव है। इनकी लगभग 30,000 जातियां क्या है। ये तो उसके जो हमने जनरल फीचर्स पढ़े थे उसमें हमने जान लिया था। जो शैवाल है सॉरी, जो शैवाल है वो क्या है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक सरलतम स्ट्रक्चर है, ठीक है, जलीय फैलाव है और इसकी 30,000 जातियां जो नोन है, ज्ञात है, ठीक है, 30,000 स्पीशीज नोन है शैवाल की, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट, मतलब फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम जान लेते हैं शैवाल सरलतम संरचना वाले जलीय फैलाव है। इनकी लगभग 30,000 जातियां ज्ञात हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 30,000 स्पीशीज जो है नोन है, ठीक है। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं, यानी कि शहर जो आपकी जो शैवाल है उसकी कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो हम जानेंगे, ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है, शैवाल में जड़, तना तथा पत्तियां नहीं होती, इनमें ऊतक तंत्र भी नहीं मिलता। इस प्रकार की अभिवृद्धि कोशिका संरचना को थैलस या सुकाय कहते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम थैलस, थैलॉइड, सुकाय क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें सेम है, थैलस बोल दो, थैलॉइड बोल दो या फिर सुकाय बोल दो, ठीक है। क्यों कहते हैं हम इसको, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शैवाल है उसमें अलग अलग पार्ट नहीं होते, पौधे की तरह जड़ नहीं होती, तना नहीं होता, पत्ती नहीं होती। तो जैसे नॉर्मली पौधे के सारे पार्ट्स होते हैं उस तरीके से शैवाल के सारे अंग या इस तरीके के सारे अलग अलग भाग नहीं होते। तो इसी के बेस पर हमने शैवाल को एक सुकाय, थैलस, थैलॉइड इस तरीके का हमने इसको नाम दिया है, ठीक है। तो यही आपका फर्स्ट पॉइंट है, शैवाल में जड़ नहीं होती, तना नहीं होता, पत्ती नहीं होती, ठीक है। ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र यानी कि जो वेस्कुलर आपके बंडल होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं, उनका क्या काम होगा, मिट्टी में जैसे पौधा लगा होता है तो वो क्या करेगा, तो जाइलम फ्लोएम क्या होता है, वहिकाओं द्वारा वहां से मिट्टी से जल को एब्जॉर्ब करेंगे, खनिज पदार्थ का अवशोषण करेंगे और उनको पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाना, यानी कि सारे डिफरेंट पार्ट्स तक उसको ट्रांसफर करना, फूड को, वाटर को,
ठीक है, ये सब मिट्टी से एब्जॉर्ब करने के बाद। तो ये किसका काम होता है, ऊतक तंत्र का काम होता है, और ये भी एल्गी के अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति कोशिका संरचना को थैलस या सुकाई कहते हैं। यानी कि जब इस तरीके की हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है शैवाल के अंदर कि उसके अंदर पौधे की तरह जड़ नहीं है, पत्ती नहीं है, तना नहीं है, ऊतक तंत्र नहीं है, तो इसीलिए हमने शैवाल को एक नाम दे दिया सुकाई। यानी कि एक थैलोइड या एक थैलस के समान एल्गी या शैवाल के स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शैवाल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो शैवाल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय तक जो शैवाल यानी कि जो प्लांट्स हैं वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो जो शैवाल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट आता है एक कोशिकीय शैवाल और बहुकोशिकीय शैवाल। शैवाल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय शैवाल और बहुकोशिकीय शैवाल। ठीक है, तो एक कोशिकीय शैवाल कौन से होते हैं और बहुकोशिकीय शैवाल कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट आता है एक कोशिकीय शैवाल, क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला। ठीक है, जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है ये दोनों क्या है, दोनों ही एक कोशिकीय शैवाल है, यानी कि सिंगल सेल एल्गी आप इनको कह सकते हैं या है। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है, बोथ आर क्या है, सिंगल सेल एल्गी। ये दोनों क्या है, एक कोशिकीय शैवाल है, सिंगल सेल एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। ठीक है, नेक्स्ट बहुकोशिकीय शैवाल स्पायरोगायरा व यूलोथ्रिक्स। स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स क्या है, आपकी बहुकोशिकीय शैवाल है, मल्टी सेलुलर एल्गी है। ठीक है, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स जो है बोथ आर मल्टी सेलुलर एल्गी। ठीक है, ये आपके सेकंड पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शैवाल कोशिकाओं पर श्लेष्म या म्यूकस का आवरण होता है। यह शैवाल कोशिकाओं को सूखने व सड़ने से बचाता है। मतलब जो शैवाल होती है उनकी आउटर कवरिंग जो होती है उस पर एक चिपचिपा म्यूकस जैसा पदार्थ पाया जाता है जो उसको क्या करता है, यानी कि उसको सूखने या सड़ने से शैवाल की प्रोटेक्शन करता है, उसकी सुरक्षा करता है। इसीलिए बाहर एक श्लेष्म और एक चिपचिपा एक म्यूकस का आवरण होता है शैवाल के, जो उसको सूखने से और सड़ने से बचाता है। ठीक है, की रक्षा करता है सूखने और सड़ने से। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट आता है शैवाल में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है शैवाल के अंदर क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण इसके अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है नंबर 5, कुछ शैवाल में कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप देखते हैं ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू आपको एल्गी नजर आती है, लेकिन उसके अंदर क्लोरोफिल के साथ साथ दो वर्णक और होते हैं। कौन सा, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। ये दोनों वर्णक भी शैवाल के अंदर पाए जाते हैं। दोनों पिगमेंट जो होते हैं ये भी शैवाल के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका शैवाल में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों विधियों से जनन होता है। ठीक है, जो एल्गी होती है, एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन की विधि होती है, जो जनन की प्रक्रिया होती है, वो तीनों ही प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर फर्स्ट एलैंगिक, मतलब वेजिटेटिव से शुरुआत होता है, वेजिटेटिव या फिर आप बोल सकते हो कायिक जनन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर कायिक जनन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है सेकंड अलैंगिक जनन, जिसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक जनन। तो शैवाल के अंदर तीनों ही प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं, तीनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। तीनों ही प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा शैवाल के अंदर जनन की क्रिया होती है। ठीक है, तो शैवाल के अंदर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों विधियों से जनन पाया जाता है या जनन होता है। तो नंबर फर्स्ट इसमें आ जाता है आपको वेजिटेटिव। अगर मैं वेजिटेटिव की बात करूं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन जिसको कहते हैं हिंदी में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अनुकूल दशा में शैवाल के तंतु खंडों में टूट जाते हैं और एक न्यू थैलस की फॉर्म में बन जाते हैं। न्यू थैलस का निर्माण होता है। अनुकूल और प्रतिकूल दो दशाएं होती हैं, दो तरीके की चीज होती है। एक तो
अनुकूल अवस्था या एडेप्टेशन आप कह सकते हो। अनुकूल अवस्था, एडेप्टेशन, इसका मतलब होता है कि ऐसी अवस्था, ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें अगर हम अभी शैवाल की बात कर रहे हैं तो शैवाल के लिए ऐसी अवस्था जो उसके लिए अनुकूल हो, जिसमें वो सरवाइव कर सके इजीली, है उसका रहन सहन सब कुछ उसके मतलब अकॉर्डिंग हो, उसके अनुसार हो, ठीक है। तो ये उसकी अनुकूल अवस्था। अगर ह्यूमंस की हम बात करें तो ह्यूमंस को जिन जिन चीजों की नीड होती है, जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, अगर वो उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, वो सरवाइव कर पा रहा है ऐसे एटमॉस्फेयर में, तो वो उसका अनुकूल अवस्था हो गई। और प्रतिकूल अवस्था वो ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो हो गई प्रतिकूल अवस्था। तो ऐसे ही एल्गी के अंदर है जिसमें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर अनुकूल दशा में शैवाल तंतु खंडों में टूट जाते हैं, यानी कि जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो अनुकूल अवस्था जब होगी तो जो शैवाल होगी, शैवाल के जो तंतु होंगे वो खंडों में डिवाइड होंगे और खंडों में डिवाइड होंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि शैवाल के तंतु, ठीक है, शैवाल के तंतु हैं और ये अलग अलग खंडों में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से अलग अलग इनके खंड हो जाएंगे। अलग अलग खंडों में डिवाइड होके एक न्यू थैलस का या एक न्यू एल्गी या न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू सेल या न्यू थैलस का निर्माण होता है, ठीक है। तो अनुकूल दशा में शैवाल के तंतु खंडों में टूट जाते हैं और खंडों में टूटने के बाद नए शैवाल या फिर नए थैलस का निर्माण करते हैं। इस तरीके से जो शैवाल के तंतु होते हैं वो इस तरीके से खंडों में डिवाइड हो जाते हैं और खंडों में डिवाइड होने के बाद न्यू थैलस का फॉर्मेशन होता है, नए थैलस का निर्माण होता है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यही होता है कि अनुकूल अवस्था में शैवाल के तंतु खंडों में डिवाइड हो जाते हैं, खंडों में टूट जाते हैं, अलग अलग भागों में टूटकर और एक नए शैवाल थैलस का या एक नए न्यू थैलस को फॉर्म करते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है अलैंगिक जनन में बीजाणु स्पोर उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जब अलैंगिक जनन होगा, अलैंगिक जनन की हम बात करें तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में बीजाणु का निर्माण होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा। स्पोर फॉर्मेशन में भी ये दो प्रकार से हो सकते हैं। जो बीजाणु होंगे वो चल भी हो सकते हैं और अचल भी हो सकते हैं। चल दैट मींस उनके अंदर फ्लैजिला पाया जाएगा। चल बीजाणु मतलब गति करना, मूवमेंट करना। तो चल बीजाणु जो होंगे, ठीक है, जो मोबाइल होंगे मतलब मूवमेंट हम जो कर सकते हैं तो उनको हम चल बीजाणु बोलेंगे। अगर चल बीजाणु है तो उनके अंदर हमें क्या मिलेगा, देखने को फ्लैजिला मिलेगा, जिसकी सहायता से वो क्या करेंगे, गति करेंगे, गमन करेंगे, लोकोमोशन। इस तरीके से उनके अंदर क्या होगा, गति करना होगा। तो वो किसके आधार पर होगा, चल बीजाणु। और चल बीजाणु क्या होंगे, मोटाइल होंगे, मोबाइल होंगे। तो जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन की जो विधि है, इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और जो स्पोर्स, जो बीजाणु इसके अंदर बनेंगे वो या तो अचल बीजाणु बनेंगे और या चल बीजाणु बनेंगे, ठीक है। अचल बीजाणु, ठीक है, अचल बीजाणु और चल बीजाणु, ये होंगे अचल और दूसरे चल बीजाणु, ठीक है। तो अलैंगिक जनन जब होगा, अलैंगिक जनन की विधि में बीजाणु का निर्माण होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा और बीजाणु क्या होंगे, दो प्रकार से डिवाइड हो जाएंगे। वो भी अचल भी हो सकते हैं और चल भी हो सकते हैं। अगर अचल है तो फ्लैजिला नहीं मिलेगा, कशाप नहीं मिलेगा, और अगर चल है तो फ्लैजिला उसके अंदर मिलेगा, क्योंकि फ्लैजिला की सहायता से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और गति करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक एक समान होते हैं, ठीक है। यानी कि लैंगिक जनन में नर की भी जरूरत होगी और मादा की भी जरूरत होगी, दोनों का फ्यूजन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। जैसे हमने एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो तो खंडों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, वो जो प्रोसेस हो रही है उसके अंदर क्या हो रहा है,
जो हाइफी है किसका, शैवाल के जो कवक तंतु है वो खंडों में डिवाइड हो रहे हैं और खंडों में डिवाइड होने के बाद एक नए थैलस का निर्माण हो गया। ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। देन आपका आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, बीजाणु का निर्माण हो रहा है, बीजाणु उत्पन्न हो रहे हैं और बीजाणु भी दो प्रकार से, या तो चल हो सकते हैं या फिर अचल हो सकते हैं। अचल बीजाणु है तो फ्लैजिला एब्सेंट होगा, कशाप उपस्थित नहीं होगा, और अगर हम करें मतलब चल बीजाणु की बात तो उसके अंदर फ्लैजिला होगा, कशाप उपस्थित होगा, फ्लैजिला की सहायता से वो चल कर सकते हैं, गति कर सकते हैं और मूवमेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं किस पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो युग्मकों की जरूरत होगी, नर युग्मक और मादा युग्मक, जो कि एक समान हो गए। उसको भी हमने अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो लैंगिक जनन है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी, ठीक है। लैंगिक जनन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी। तो ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट आता है समयुग्मकी, ये इसमें हम बोलेंगे आइसोगैमस, ठीक है। समयुग्मकी को बोलेंगे हम आइसोगैमस। एग्जांपल आ जाते हैं यूरोथ्रिज। जो समयुग्मकी होंगे वो कैसे होंगे, समयुग्मकी में नर तथा मादा युग्मक एक समान होंगे, ठीक है। इस तरीके से नर और मादा युग्मक जो होंगे वो एक समान होंगे, कोई उसमें छोटा कोई बड़ा, ये कोई उसके अंदर अंतर नहीं होगा, नर और मादा, ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में कोई भी अंतर नहीं होगा, दोनों ही एक समान होंगे। समयुग्मकी, सम मतलब समान, युग्मक मतलब पेयर, ठीक है। वो युग्मक मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल युग्मक, तो समयुग्मकी या फिर आइसोगैमस, सम मतलब समान, तो इसके अंदर मेल और फीमेल, मादा और नर युग्मक जो होंगे वो एक समान होंगे, कोई भी उनके अंदर अंतर नहीं होगा। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाई है, इस तरीके से कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होगा, दोनों ही एक समान होंगे और एक समान रूप से ही दोनों क्रिया करेंगे, ठीक है, दोनों प्रोसेस करेंगे, प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है विषम युग्मकी। सम मतलब समान, विषम मतलब विषम, यानी कि अलग अलग, ठीक है। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है, विषम युग्मकी यानी कि अलग अलग। तो विषम युग्मकी को हम बोलेंगे एन आइसोगैमस, ठीक है, एन आइसोगैमस, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल होगा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में आप देखेंगे विषम युग्मकी प्रकार का जनन होगा, जिसके अंदर क्या होगा, इसी तरीके से एक मैंने यहाँ लिखा हुआ है मेल ब्रैकेट में एस, फीमेल और ब्रैकेट में लार्ज, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एस और एल का ये मैंने आपको शॉर्ट में लिख के बताया है, लेकिन अगर आप नोट्स अपने प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरी तरीके से लिखना है। तो मेल युग्मक क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, और फीमेल युग्मक क्या होगा, लार्ज होगा। इस तरीके से मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। ये हो गया आपका फीमेल युग्मक और ये हो गया आपका मेल, ठीक है। मेल क्या हो गया, स्मॉल हो गया और फीमेल बड़ा हो गया, तो ये विषम युग्मकी है, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल, ठीक है। फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या है, स्मॉल है, और फीमेल गैमेट क्या है, लार्ज है। तो विषम युग्मकी में मैंने यहाँ पे मेल में लिखा है एस, यानी कि जो मेल होगा, मेल का जो गैमेट होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, तो एस फॉर स्मॉल, ये मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है। देन हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन मतलब फीमेल गैमेट की, तो फीमेल गैमेट क्या होगा, लार्ज होगा, इसीलिए हमने इनको क्या नाम दिया है, विषम युग्मकी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफर है, दोनों एक दूसरे के भिन्न है, ठीक है, अलग अलग है, अपोजिट है। फीमेल बड़ा है और मेल छोटा है, ठीक है। फीमेल युग्मक या फीमेल गैमेट बड़ा है और मेल गैमेट छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, अंडयुग्मकी, ठीक है। अंडयुग्मकी इसको हम बोलेंगे oogamous, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे oogamous। तो oogamous में भी मैंने यहाँ पे मेल में एस लिखा है और फीमेल में लार्ज लिखा है। इसमें एग्जांपल होगा कारा और उडोगोनियम, ये एंटी का ही नाम है, कारा और उडोगोनियम। उडोगोनियम और कारा के अंदर अंडयुग्मकी प्रकार का आपको जनन देखने को मिलेगा, जिसमें मेल जो होगा स्मॉल होगा और फीमेल जो होगा लार्ज होगा। एक बात और, जो मेल है
वो एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, बाइफ्लैजिलेट, यानी कि दो फ्लैजिला उसके अंदर होंगे। किसके अंदर, अंडयुग्मकी के अंदर बाइफ्लैजिलेट होगा, दो फ्लैजिला होंगे, बाई मतलब टू, ठीक है। बाइफ्लैजिलेट होगा, दो उसके अंदर फ्लैजिला होंगे और एक्टिव भी होगा, सक्रिय भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट फीमेल, फीमेल क्या है, लार्ज होगा और निष्क्रिय होगा, इनएक्टिव होगा, वो एक्टिव नहीं होता। फीमेल गैमेट एक्टिव नहीं होता, निष्क्रिय होता है, लार्ज होता है। मेल गैमेट स्मॉल होता है, सक्रिय होता है, ठीक है, एक्टिव होता है, बाइफ्लैजिलेट होता है। समझ में आया सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, ठीक है। ये हम पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। मैं फिर से ये सारे पॉइंट्स एक बार रिपीट करूंगी, फिर से कोई प्रॉब्लम है तो अभी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर से हम इन पॉइंट्स को एक बार रिपीट करेंगे और आपको ये अभी के अभी लर्न भी हो जाएंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे शैवाल के विशेष लक्षण, साइलेंट फीचर्स ऑफ एलगी, ठीक है। तो जिसमें नंबर फर्स्ट आता है, शैवाल में जड़, तना, पत्तियां, निम्नलिखित जो ये सारे अंग हैं ये नहीं होते, ठीक है। शैवाल में जड़, तना तथा पत्तियां नहीं होते, इनमें ऊतक तंत्र भी नहीं मिलते, इसीलिए इनको सुकाय या फिर थैलस नाम दिया जाता है। सुकाय या फिर थैलस इनको कहा जाता है, क्योंकि शैवाल की जो स्ट्रक्चर होती है एक थैलस के समान होती है, एक सुकाय के समान होती है। इसमें पौधे की तरह अलग अलग अंग नहीं होते, जड़, तना, पत्ती आदि भागों में ये डिफरेंशिएट नहीं होते, आदि भागों में ये बटे हुए नहीं होते एल्गी, इसीलिए हमने इसको नाम दिया क्या, सुकाय, इसीलिए इसको हम थैलस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शैवाल। शैवाल दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय शैवाल और बहुकोशिकीय शैवाल, सिंगल सेल एल्गी और मल्टी सेलुलर एल्गी, ठीक है। तो सिंगल सेल में मैंने आपको एग्जांपल दिया है क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। जो सिंगल सेल एल्गी है वो क्लेमाइडोमोनास है और क्लोरेला है, और जो मल्टी सेलुलर है वो वॉल्वॉक्स और स्पायरोगारा एंड यूलोथ्रिक्स है। वॉल्वॉक्स, स्पायरोगारा और यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, स्पायरोगारा एंड यूलोथ्रिक्स, ये तीनों क्या है आपकी मल्टी सेलुलर एल्गीज हैं, ठीक है, बहुकोशिकीय शैवाल है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है थर्ड, शैवाल कोशिकाओं पर श्लेष्म या म्यूकस का आवरण होता है, ये शैवाल की कोशिकाओं को सूखने या सड़ने से बचाता है। शैवाल की जो कोशिकाएं होती हैं उन पर एक चिपचिपा श्लेष्मी पदार्थ होता है, ठीक है, जो शैवाल की कोशिकाओं को सड़ने से और सूखने से बचाता है, उनकी सुरक्षा करता है। इस तरीके की एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस वजह से इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो ग्रीन कलर का होता है, उसके साथ साथ इसके अंदर दो पिगमेंट ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, ठीक है, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन वर्णक भी इसके अंदर पाया जाता है। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ शैवाल में कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल नामक वर्णक भी पाया जाता है, ठीक है। तो शैवाल के अंदर क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, ये तीनों ही वर्णक शैवाल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है, शैवाल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल, यानी कि जनन की जो प्रक्रिया होगी तीनों ही विधियों के द्वारा होगी, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों प्रकार की विधियों द्वारा शैवाल के अंदर जनन पाया जाता है। शैवाल के अंदर तीनों प्रकार की विधियों द्वारा जनन होता है, ठीक है। तो ये नंबर फर्स्ट आपका मैंने बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा, अनुकूल परिस्थिति, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है। तो अनुकूल परिस्थिति ऐसी परिस्थिति जिसमें वो जो शैवाल है इजीली सर्वाइव कर सके, उसी के लिए अनुकूल हो, उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है, उसके अनुसार हो। तो अनुकूल जो अवस्था आएगी, अनुकूल जो परिस्थिति होगी, तो शैवाल के तंतु क्या होंगे, अलग अलग खंडों में टूट जाएंगे, अलग अलग खंडों में बट जाएंगे, और अलग अलग खंडों में बटने के बाद एक नए थैलस का निर्माण करते हैं, शैवाल के एक नए थैलस का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, बीजाणु का निर्माण होता है, बीजाणु बनते हैं, और वो जो बीजाणु होते हैं वो चल बीजाणु भी हो सकते हैं और अचल
चल बीजाणु दैट मींस उनके अंदर फ्लैजिला पाया जाएगा। फ्लैजिला की सहायता से वो मूवमेंट करेंगे और चल फिर सकते हैं। अचल बीजाणु अगर है तो उसके अंदर फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो अलैंगिक जनन किसकी सहायता से होगा? स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु का निर्माण होगा अलैंगिक जनन के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक एक समान होते हैं और ये क्या 3 प्रकार के होते हैं। जो अलैंगिक जनन है नर तथा मादा युग्मक उसमें एक समान होंगे और अलैंगिक जनन में क्या होगा? 3 प्रकार का होगा। ये 3 प्रकार से हम इसको बताएंगे लैंगिक जनन को। ठीक है, लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक एक समान होते हैं और जो नर तथा मादा युग्मक होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें आता है समयुग्मकी, सेकंड है विषम युग्मकी और थर्ड है अनयुग्मकी। समयुग्मकी मतलब एक समान, इसके अंदर जो युग्मक होंगे वो एक समान होंगे, कोई उनके अंदर अंतर नहीं होगा। ऐसा ही तो आपका मेल और फीमेल दोनों ही एक समान युग्मक होंगे और एक समान प्रक्रिया से युग्मक दोनों के अंदर क्या होगा? जनन या फिर रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी। समयुग्मकी मतलब आइसोगैमस। ठीक है, और इसका हम एग्जांपल आपको बताएं यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स के अंदर क्या होगा? समयुग्मकी प्रकार का जनन होगा, इसमें दोनों ही युग्मक एक समान होंगे और एग्जांपल होगा यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स के अंदर या यूलोथ्रिक्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है विषम युग्मकी एनाइसोगैमस। विषम युग्मकी के अंदर भी 2 ही गैमेट्स होंगे, मेल और फीमेल 2 गैमेट्स होंगे, लेकिन ये एक समान नहीं होंगे। नाम से ही आपको पता चल रहा है विषम युग्मकी मतलब ये एक समान नहीं है। तो विषम युग्मकी में जो मेल है वो स्मॉल है, ठीक है, जो फीमेल है वो लार्ज है। दोनों ही गैमेट होंगे, मेल गैमेट स्मॉल होगा और फीमेल गैमेट थोड़ा लार्ज होगा, तो दोनों विषम युग्मकी है। एग्जांपल इसके अंदर आ जाता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में आप देखेंगे कि स्पाइरोगायरा में विषम युग्मकी प्रकार का जनन होता है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट है अनयुग्मकी या oogamous। इसके अंदर भी दोनों ही गैमेट होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट स्मॉल होगा, सक्रिय होगा, ठीक है, और बाइफ्लैजिलेट होगा, 2 कशाभिक होगा, 2 कशाभ होंगे, ठीक है, एक्टिव होगा और क्या होगा? 2 कशाभ उपस्थित होंगे, स्मॉल होगा। जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है, सक्रिय होता है और 2 फ्लैजिला उसके अंदर होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होता है, एक्टिव होता है और स्मॉल होता है। देन जो इसके अंदर फीमेल है वो लार्ज होता है और निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, यानी कि इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो निष्क्रिय होता है और लार्ज होता है। इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है कारा और ऊडोगोनिया। ठीक है, इसके अंदर 2 एग्जांपल है, किसके अंदर? oogamous के अंदर कारा और ऊडोगोनिया। ठीक है, तो ये आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, बहुत इजी, अच्छे से ऐसे ही आप इनको लर्न करो। नॉर्मली आपको ये 2-3 बार आप उनको ध्यान से पढ़ोगे, आपको ये लर्न हो जाएंगे। साथ के साथ आपको ये नोट्स में भी लिखने हैं, वीडियो देखकर नहीं छोड़ना है, इनको अपने नोट्स में लिखिए, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते चलिए। वीडियो के साथ साथ जैसे ही वीडियो आई वो वीडियो के नोट्स आपके साथ के साथ बन जाने चाहिए। ठीक है, कोई भी आप बीच में वीडियो मिस ना करें, नोट्स बीच में ना छोड़ें, अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आपकी 3rd वीडियो 7 चैप्टर की कंप्लीट होती है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये आपको पूरा समझ में आया है ना? ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आप अपनी बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इन पॉइंट्स के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फिर भी अगर है तो आप हमें बताइए, आपकी प्रॉब्लम्स हम दूर करेंगे। ये पॉइंट्स आप अच्छे से याद कीजिए, एल्गी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से लर्न कीजिए। ये फिनिश होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे, इसके आगे का जो होगा एल्गी के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छे से याद कीजिए। ओके, गुड बाय।